नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मैं आपसे बार बार और लगातार एक विषय पर बात करता हूं, थोड़े थोड़े दिन पर वो विषय ज़रूर लेकर आता हूं, और वो है नैरेटिव। और नैरेटिव की वॉर जो है इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा जो खतरनाक युद्ध है वो है नैरेटिव का, विमर्श का। कि आप अपने दुश्मन के खिलाफ आपको किसी हथियार के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है, उस पर आक्रमण करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर शारीरिक हमला करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे पराजित कर सकते हैं नैरेटिव वार में। और किस तरह से ये गढ़ा जाता है, ये सीधे सीधे सामने नहीं आता, ये छद्म युद्ध करता है, ये छिप कर आता है, दूसरे बहाने से आता है, और ऐसा मुलम्मा चढ़ा कर आता है जिससे आपको उसी से सहानुभूति होने लगे कि नहीं, बात तो ठीक कर रहे हैं, मुद्दा तो ठीक उठा रहे हैं, इस मुद्दे से भला कौन असहमत हो सकता है, ये इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। आज बात कर रहा हूँ, एक खबर आई है कल, विनेश फोगाट अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवान है, हरियाणा की रहने वाली है, अलग अलग स्पर्धाओं में मेडल जीत चुके हैं। इस बार पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने से रह गई। उसके बाद पूरे देश ने एक तरह का शोक मनाया, जैसे ये विनेश फोगाट की जो है असफलता या कहें उनका चूकना ना हो, पूरे देश ने अपने ऊपर इसको ओढ़ लिया और उसका दुख मनाया। बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी खिलाड़ी, महिला हो पुरुष हो, अगर देश के लिए मेडल लाने का प्रयास करता है और तमाम कोशिशों के बाद, उसके प्रयास और उसकी मेहनत के बाद अगर वो सफल नहीं होता है किन्हीं कारणों से, तो उसको तो अफसोस होता ही है, देशवासियों को भी अफसोस होता है, दुख होता है। तो विनेश फोगाट को मेडल नहीं मिला, इसका दुख जितना उनको, उनके परिवार को हुआ होगा, उससे अगर ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं हुआ देश के लोगों को। दूसरे पहलवान हैं बजरंग पूनिया, दोनों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। तो अब खिलाड़ी हों या किसी और प्रोफेशन के लोग हों, अलग अलग पार्टियों में जाते रहते हैं, ये भी कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली तो कोई पाप तो नहीं कर दिया, कोई अपराध नहीं किया। कोई भी पार्टी ज्वाइन करें, उनको जो पार्टी, जिस पार्टी की विचारधारा अच्छी लगे, जहां वो अपने को सहज महसूस करें, वहां उस पार्टी में जाने में कोई हर्ज नहीं है। और प्रोफेशनल लोग, इस तरह के लोग जो परंपरागत राजनीति से नहीं आए हैं, जो राजनीतिक परिवारों से नहीं हैं, वो लोग आते हैं, तो राजनीति में अगर आते हैं ऐसे लोग तो उनका स्वागत करना चाहिए। ये अच्छी परंपरा है, ये अच्छी शुरुआत है। शुरुआत नहीं कहेंगे इसे, काफ़ी समय से है ये, इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अगर ये ट्रेंड बना रहता है, ट्रेंड बढ़ता है, तो इसका स्वागत ही करना चाहिए। तो फिर मैं क्यों बात कर रहा हूँ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की? इनकी बात करूँ उससे पहले आपको एक और याद दिला दूँ, वो जो तथाकथित किसान आंदोलन था। किसानों के नाम पर कहा गया कि अन्नदाता परेशान है, हैरान है, उसका जीवन बड़ा मुश्किल हो गया है, उसके लिए जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है, उसकी मांगें हैं, सरकार सुन नहीं रही है। सरकार जो 3 कृषि कानून बनाए हैं वो उनके खिलाफ हैं, उनकी आजीविका पर हमला है, उनके जीवन यापन पर हमला है, और उस झूठ को सच बना दिया गया। तो एक नैरेटिव जो चल रहा है, जो दुनिया भर में चल रहा है, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मामलों में, अलग अलग तरह से, वो ये है कि झूठ का महिमा मंडन करो और सच के कपड़े फाड़ दो। ये हमने तथाकथित किसान आंदोलन में देखा। तो अगर वो आंदोलन किसानों के लिए था तो सबको साथ होना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ कि भारत जैसे इतने विशाल देश में सिर्फ 2 राज्यों के, बल्कि मैं कहूँगा 1.5 राज्यों के तथाकथित किसान शामिल हुए उस आंदोलन में? उस आंदोलन में दक्षिण के किसी राज्य का किसान शामिल नहीं हुआ, पश्चिम के किसी राज्य का किसान शामिल नहीं हुआ, पूरब के किसी राज्य का किसान शामिल नहीं हुआ, उसमें पंजाब और थोड़े से हिस्से के हरियाणा के लोग, बाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक किसानों का जो सौदागर है राकेश टिकैत, वो शामिल हुआ। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन नहीं, पूरे देश के किसानों की समस्या के लिए नहीं था। अब आप मुझ पर आरोप लगा सकते हैं कि मैं पक्षपात कर रहा हूं, एक पक्ष का साथ दे रहा हूं, दूसरे का विरोध कर रहा हूं। आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन मेरी बात को आप न माने।
जो लोग उस तथाकथित किसान आंदोलन के साथ थे उनकी बात तो मानेंगे? वो तो उनके समर्थक थे, उनके प्रवक्ता थे। नाम तो याद ही होगा, योगेंद्र यादव। जैसे आप देखते हैं कि अलग अलग मौसम में लोग अलग अलग तिथियों पर, त्योहारों पर भंडारे का आयोजन करते, तो सड़क चलते आदमी भी उसको प्रसाद की तरह ग्रहण करने के लिए शामिल हो जाता है। लेकिन एक वर्ग होता है जो पता लगाता रहता है कहाँ कहाँ भंडारा है, और भंडारे में वो प्रसाद के लिए नहीं पहुंचता, वो भंडारे का भोजन उसे मिले इसके लिए पहुंचता है। और अक्सर ऐसे लोग होते हैं उसमें, इस वर्ग में, जो ऐसा नहीं है कि भूखे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, खाने का जो है साधन नहीं है, ऐसे लोग नहीं हैं, वो प्रोफेशनल लोग हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए ये किस तरह के लोग होते हैं। उसी तरह से योगेंद्र यादव और उनकी मंडली है। आंदोलन कोई हो, अभी आप स्पेस रिसर्च को लेकर कोई आंदोलन शुरू हो जाए, योगेंद्र यादव वहाँ भी पहुँच जाएंगे। तो साफा बांधकर किसान बन जाते हैं। फिर मजदूरों का आंदोलन हो तो गले में गमछा लटकाकर मजदूर बन जाते हैं। और राजनीतिक आंदोलन हो तो फिर तो उनका हक ही बनता है भाई। राजनीति में आने के लिए, विधानसभा या लोकसभा में पहुंचने के लिए उनकी व्याकुलता, व्यग्रता कम से कम 1.5-2 दशक से तो हम लोग देख ही रहे हैं। तो राहुल गांधी की यात्रा में भी पहुंच जाते हैं, वो अन्ना हजारे के आंदोलन में भी पहुंच जाते हैं, वो आम आदमी पार्टी में भी शामिल हो जाते हैं, वो चुनाव लड़ने भी चले जाते हैं। मुझे जहाँ तक याद है शायद उनकी जमानत बची नहीं थी। इतना बड़ा समर्थन उनको है। किसानों, मजदूरों, बुद्धिजीवियों, देश भर के, दुनिया भर के ऐसे लोगों का समर्थन है, और चुनाव में अपनी जमानत नहीं बचा पाते हैं। इतनी उनकी विश्वसनीयता है। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वो आंदोलन दरअसल हम अखिलेश यादव के लिए पिच तैयार करने के लिए कर रहे थे। 2022 के चुनाव के पहले की बात है ये। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। तो एक किसानों के नाम पर चलने वाला आंदोलन, उसका इस्तेमाल हो रहा था राजनीति के लिए। किस लिए? कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार सत्ता से बाहर हो जाए। और इतने तक होता तो समझ में आता है भाई कि आप एक सरकार है जिसके आप खिलाफ हैं, उसकी विचारधारा के खिलाफ हैं, आप उसको हटाना चाहते हैं। तो पहले तो आप में ये हिम्मत होनी चाहिए, इतना गुर्दा होना चाहिए कि आप साफ साफ बोल सके कि हम आपके खिलाफ हैं, आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, आपको हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वो तो था नहीं। तो आप तो छद्म युद्ध करना चाहते थे। आप केवल हटाने के लिए नहीं, अखिलेश यादव को सत्ता में बिठाने के लिए योगेंद्र यादव आंदोलन में शामिल हो गए। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये लोग कितने समर्पित हैं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, या जिनके लिए भी आंदोलन करने की बात करते हैं। सारा मकसद है कि हम जिसको चाहते हैं वो सत्ता में आ जाए, और जो हमें सत्ता की मलाई नहीं खाने दे रहा है, हिस्सेदारी नहीं दे रहा है, उसको हटा दे। और ये अपने वर्ग की बात नहीं करते हैं, अपनी जाति की बात नहीं करते हैं, ये अपने निजी स्वार्थ की बात करते हैं। अखिलेश यादव, अगर उनको यकीन हो जाए कि सत्ता में आने के बाद उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, तो अखिलेश यादव के भी खिलाफ हो जाएंगे। ये जो आंदोलन आपने भी देखा होगा जंतर मंतर पर चला पहलवानों का, वो दरअसल, मैं तो उस समय भी कह रहा था, और लोग क्या कह रहे थे, नहीं कह रहे थे, वो सब आपने सुना होगा, लेकिन बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा का जो कुश्ती संघ है उसकी लड़ाई है, राष्ट्रीय कुश्ती संघ पर कब्जे की लड़ाई है। और ऐसे आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन था। कांग्रेस ऐसा करती रहती है। मैं अपनी निजी बात कभी कहता नहीं, लेकिन कांग्रेस के ऐसे ही छद्म आंदोलन का, जो इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता के खिलाफ था, उसका शिकार रह चुका हूँ। उस आंदोलन को तोड़ने के लिए एसिड अटैक का शिकार रह चुका हूँ, इसलिए मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, भुक्तभोगी हूँ, इस आधार पर कह रहा हूँ। खास तौर से महिला पहलवानों का इस्तेमाल किया जा रहा था अपनी राजनीति के लिए। तो 2021 का तथाकथित किसान आंदोलन अखिलेश यादव को सत्ता में उत्तर प्रदेश में लाने के लिए हो रहा था, उसकी ज़मीन तैयार की जा रही थी। और जंतर मंतर पर जो पहलवानों का आंदोलन, धरना, प्रदर्शन हुआ, उसका इस्तेमाल हो रहा था हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए।
इसमें अगर किसी तरह की कोई शंका रह गई थी, एक बेनिफिट ऑफ डाउट आप दे सके, तो वो आप तब तक दे सकते थे जब तक ये दोनों कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं बने और चुनाव लड़ने का फैसला नहीं किया। तो कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी बन गए हैं और विनेश फोगाट को तो टिकट भी मिल गया है और बजरंग पूनिया को हरियाणा के कांग्रेस के किसान संघ का अध्यक्ष भी बना दिया गया, कार्यकारी अध्यक्ष। तो आंदोलन था राजनीतिक और बताया जा रहा था कि ये महिला पहलवानों के हक के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए लड़ा जा रहा है। ये होता है नैरेटिव बनाना, ये होता है कि कैसे झूठ को सच में बदला जा सके। उस पूरे मामले की जांच का आदेश हो गया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने जांच का आदेश दिया, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। लेकिन इस सब से मतलब नहीं, इस सब को अलग रखा गया, इस पर ध्यान न जाए लोगों का। जांच रिपोर्ट, मुकदमे का नतीजा आने का इंतजार न किया जाए, उससे तो सच्चाई बाहर आ जाएगी। भाई दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, निर्दोष होगा जो छूट जाएगा। लेकिन दोषी और निर्दोष से तो मतलब ही नहीं था, मतलब था एक नैरेटिव बनाने का जिससे हरियाणा में भाजपा को सत्ता से हटाया जा सके। तो इसका एक ही अर्थ है कि कांग्रेस पार्टी सीधी राजनीतिक लड़ाई में अपने को अक्षम पा रही थी। तो पहले इस्तेमाल किया गया किसानों का, फिर इस्तेमाल हुआ महिला पहलवानों का। और आप मान कर चलिए ये जो 3-4 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद 2 राज्यों के और चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद इस तरह के नैरेटिव की कोशिशें और इस तरह के नैरेटिव का अभियान और तेज होने वाला है। क्योंकि झूठ की एक मीनार खड़ी करना अपेक्षाकृत आसान होता है, क्योंकि सच को सामने आने में समय लगता है और जो झूठ की इमारत खड़ी कर रहे होते हैं इस बीच में वो फायदा उठा लेते हैं और हमारे आप जैसे लोग, तमाम लोग इस भ्रम में आ जाते हैं कि ये दरअसल न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब पता चलता है तो लगता है कि ठगे गए। तो तय कर लीजिए कितनी बार ठगे जाएंगे, कब तक ठगे जाते रहेंगे। ऐसे किसी भी नैरेटिव के पीछे के सच को पहचानने की कोशिश कीजिए, उसको समझने की शक्ति का विकास कीजिए, तभी ऐसे नैरेटिव को पराजित कर पाएंगे, तभी ऐसे नैरेटिव को एक्सपोज कर पाएंगे। नहीं तो होगा यही कि झूठ जीतता रहेगा, सच हारता रहेगा और एक दिन हार कर सच जो है लड़ना भी बंद कर देगा। तो हमको आपको तय करना है कि झूठ के साथ रहना है या सच के साथ रहना है। चुनाव बड़ा जो है सरल है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इतना छोटा सा भी प्रयास करने को तैयार हैं। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।